चलो बच्चों, वॉइस इज कमिंग। मुतीबा, मिसाल, आर यू लिसनिंग? आवाज आ रही है? ओके बच्चों, वी वर डिस्कसिंग दी पैरानेजल साइनसेस। हम लोग पढ़े थे पैरानेजल साइनसेस। हमने उसकी एनाटॉमी पढ़ ली थी, उसकी हमने पैथोलॉजी साइनसाइटिस पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो किताबें सामने खोल लो, जो जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो तुम लोगों ने पॉइंट्स याद रहो, तो रटा लगा लो ताकि डायग्नोस हो। यूजुअली टीएनएस के अंदर में से जो सवाल आता है वो साइनसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन में से आता है। ठीक है, अब आज मैं एविसिना में हूँ। आप लोग नो वॉइस, वो मेरी आवाज़ नहीं आ रही यार, मिसाल कह रही है हेलो। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है बेटा, मैंने ज़रा डबल मास्क लगाया इससे शायद थोड़ी सी कम है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऊंचा बोलूँ। ठीक है, तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं साइनसिस की, अगर तो वो डिजीज रहती है साइनस के अंदर अंदर, साइनस ग्लूकोजा में, तो उसको बोलते हैं साइनसाइटिस। ठीक है, अगर वो डिजीज स्प्रेड कर देती है, जैसे मैक्सिलरी साइनस से बाहर निकल गई डिजीज, ऊपर ऑर्बिट की तरफ चलेगी, आंख में चली गई, जैसे ये देखो, ये चलेगी, बाबा जी की आंख सूज गई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो साइनसिस के साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं? साइनसिस के दरमियान में एक ऑर्बिट है और एक दिमाग है, इंट्राक्रैनियल। तो अगर बीमारी साइनस की इंफेक्शन ऑर्बिट में चली जाए तो ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस, दिमाग में चली जाए इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस, या कई बार लोकली जो है ना सिस्ट बन सकती है, या इंफेक्शन बोन की हो सकती है, इसको ऑस्टियोब्लाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो व्हेनेवर डिजीज स्प्रेड्स बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ साइनसेस, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस, एथमॉइड, फ्रंटल से निकल के ये जो सराउंडिंग एडजेसेंट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ईएनटी का डिलेमा ये है कि जहाँ पे ईएनटी खत्म होती है, दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है, एक आंख है और एक दिमाग है। तो वो डिजीज जो है जाके आपके या तो ऑर्बिटल डैमेज करेगी, या इसलिए साइनसाइटिस को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो पढ़ते हैं कि लोकल, ये वैसे बेसिकली कॉम्प्लिकेशन है, लोकल हो सकती हैं, यानी साइनस की म्यूकोसील बन गया, उसकी बोन को इन्फेक्शन हो गई। ठीक है, इस तरह ऑर्बिट के अंदर जा सकती है, इंट्राक्रेनियल जा सकती है। वन बाय वन पढ़ते हैं। अच्छा, लोकल में जी पहले सबसे म्यूकोसील, म्यूको का मतलब है म्यूकस कंटेनिंग सिस्ट, एक ऐसी थैली जिसमें म्यूकस बन गया। ठीक है, साइनस के अंदर एक म्यूकस ग्लैंड या उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी या दाग की ब्लॉकेज हो जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से अगर वो सैक बन जाता है जिसके अंदर म्यूकस इकट्ठा हुआ है या पस इकट्ठी हुई है, उसको बोलते हैं म्यूकोसील। आपने जो याद रखना है, म्यूकोसील जो है वो सबसे कॉमन साइनस की है, वो फ्रंटल की है, ये याद रखो, ये फ्रंटल की। ऊपर से ये देखो आ रही है, और इसने ऊपर से आंख को बंद कर दी है, देखो फ्रंटल साइनस से आ रही है और नीचे आईबॉल को नीचे की तरफ पुश कर रही है। तो म्यूकोसील किसी भी साइनस की बन सकती है, म्यूकस कंटेनिंग सैक बन सकता है, फ्रंटल में, एथमॉइड में, स्फीनल, किसी में भी। लेकिन जो सबसे कॉमन है वो अपने याद रखना है, बुक में अंडरलाइन कर लो। तो मोस्ट important sinus involved in the mucocele formation is the frontal sinus. ठीक है, अब आपको सिनेरियो क्या आएगा इसका? एक लफ्ज आपको कहेगा जी, एक मरीज है,
उसको जुकाम लगा हुआ है, ठीक है, उसको फ्लू लगा हुआ है काफी दिनों से, उसको सर में दर्द रहती है, और वो दर्द भी ऐसी होती है कि जब सुबह सो के उठता है दर्द हल्की होती है, दरमियान बढ़ती जाती है, 2 बजे के लिए वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, ऑफिस हेडेक। आपने नाक को एग्जामिन किया, मिडल मीटर्स में आपको पास नजर आ गई, ठीक है। आपने एक्सरे किया, एक्सरे के अंदर ये था जी लॉस ऑफ स्कैलप्ड आउटलाइन। तो याद रखना है, स्कैल्पिंग जो है, स्कैलप कहते हैं घोड़े की काठी को। कभी आपने देखा है जो ऊंट पे या घोड़े पे जब वो चले जाओ सफर करने के लिए, उन्होंने काठी सी बनाई होती है, तो उसकी सीट है, उसके अंदर इंडेंटेशंस होती हैं। मैं दिखाता हूँ स्कैलप, स्कैलप आउटलाइन किसे कहते हैं। ये देखो, ये देखो, ये फ्रंटल साइनस के ऊपर देखो, ऐसे जैसे ना वो पंप से बने हुए हैं, स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, ठीक है। ये स्पीड ब्रेकर से बने हुए हैं, ये ऊपर देखो यहाँ। अगर ये स्पीड ब्रेकर एक्सरे में नहीं आते, लॉस ऑफ स्केलेटन, तो याद रखना है दिस इज द पैथोलॉजी ऑफ फ्रंटल साइनस। क्या अब इसके अंदर या पस इकट्ठी हो गई है, या इन्फेक्शन की वजह से ये स्कैल्पिंग खत्म हो गई है, ये पहाड़ियां सी खत्म हो गई हैं, ये काठी की। तो लॉस ऑफ स्कैलप आउटलाइन, ओनली वन साइनस याद रखना, फ्रंटल साइनस। जहां पे लफ्ज आएगा स्कैलप आउटलाइन खत्म होगी साइनस की एक्सरे के अंदर, याद रखना है या उसको फ्रंटल साइनसाइटिस है, या म्यूकोसील है, या ऑस्टियोमाइलाइटिस है, फ्रंटल साइनस की प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बेसिक स्कैल्पिंग है, इधर भी इसने ये दिखाई है, ये देखो, ठीक है। मरियम, ये स्कैल्पिंग लफ्ज समझ आ गया? तो स्कैलप आउटलाइन बताओ बेटा, समझ आ गया मरियम हमारा? तो जहां पे लिखा होगा लॉस ऑफ स्कैल्पिंग, ये लफ्ज लॉस ऑफ स्कैलप्ड आउटलाइन, तो याद रखना है कि दिस इज द पैथोलॉजी ऑफ द फ्रंटल साइनस, ठीक है, इसको भूलना नहीं। तो स्कैल्पिंग क्या है? जो उसका इर्रेगुलर आउटलाइन है, जो एक्सरे में आती है, फ्रंटल साइनस की जो बाउंड्री है वो रेगुलर नहीं है। तो लॉस ऑफ स्कैलप का लफ्ज आपने याद रखना है। तो 2 चीजें मैंने भी आपको बताई हैं, म्यूकोसील जो कॉमन है, जी नीचे करो, तो नीचे करो, म्यूकोसील जो कॉमन है वो है आपकी फ्रंटल साइनस की, और उसमें है क्या? लॉस ऑफ स्कैलप आउटलाइन, ठीक है। उसमें स्कैल्पिंग नॉर्मल खत्म हो जाती है। इस तरह म्यूकोसिल, एथमोइड, मैक्सिलरी, ये पढ़ लेना। एक आपको क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो स्फीनट साइनस की अगर इन्फेक्शन है ना, तो स्फीनट साइनस के पास इंपॉर्टेंट 2 चीजें पढ़ी हुई हैं, एक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, चलो ये आगे पढ़ते हैं, एक ऑर्बिटल एपेक्स है, ये आगे पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो अभी तक मैंने 2 चीजें बताई हैं आपको, म्यूकोसील, म्यूकोसील इज कॉमन विच साइनस? फ्रंटल साइनस। टिपिकल फीचर क्या है? लॉस ऑफ स्कैलप आउटलाइन। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? एक्सरे पीएनएस करोगे और सीटी स्कैन करोगे, नोज पीएनएस, फेस प्रोटोकॉल, और साथ आप नेजल एंडोस्कोपी करोगे। ट्रीटमेंट क्या करना है? एंटीबायोटिक्स देनी है, अगर एंटीबायोटिक नहीं रिस्पॉन्ड कर रही तो फिर आपने एंडोस्कोपिक फेस करनी है। चलो आप मुझे बताओ, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था हाउ विल यू अप्रोच डिफरेंट अप्रोचेस टू दी फ्रंटल साइनस, बताओ मुझे हमारा, बताओ बच्चा, हमारा या मरियम, फ्रंटल साइनस में कैसे खोल सकते हैं फ्रंटल साइनस को? कौन कौन से तरीके हैं? 3-4 तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे, जल्दी से बताओ। फेस, गुड आयशा, वेरी नाइस आयशा। सादिया, एक फेस के एंडोस्कोपी के थ्रू जाएंगे, शाबाश। एथमोडेक्टमी, वेरी गुड आयशा, एथमेट के थ्रू जाएंगे ऊपर फ्रंटल साइनस में, शाबाश। और थर्ड वन, ट्रेफिनेशन, जबरदस्त सादिया, छा गई हो, जबरदस्त। ट्रेफिनेशन, ट्रेफिनेशन क्या होती है? ट्रेफिनेशन ये होती है, ये देखो, इसमें फ्रंटल साइनस के फ्लोर में सुराख करके फ्रंटल साइनस को करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अप्रोचेस, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं म्यूकोसील के अंदर भी, या फ्रंटल साइनस की इंफेक्शन को डील करने के लिए सर्जिकल ऑप्शन। गुड मरियम, शाबाश। मरियम, आयशा, सादिया, आयदा,
आज तुम लोगों ने मेरा जो है ना, क्योंकि आज मैं कुछ अपने आप को कुछ नहीं, काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। आज आपको लग भी रहा होगा मेरा एनर्जी लेवल भी बेहतर है और दिल भी कर रहा है पढ़ाने को। तो वेरी नाइस। तो मुझे अब तुम लोगों की थोड़ी सी वो चाहिए होगी, पार्टिसिपेशन। गुड। ठीक है जी, म्यूकोसिल समझ आ गई। फ्रंटल की सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ स्कैल्पिंग हो जाती है। दूसरी ये चीज ही ऑस्टियोमाइलिटिस, लोकल कॉम्प्लिकेशन है। पहले तो हो गया कि म्यूकस कंटेनिंग सिस्ट बन गई, ठीक है। अब सेकंड के अंदर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है बोन की। तो जो साइनसेस हैं ये बेसिकली बोनी कैविटीज, अंदर कैविटीज साइड में बोन है। अब अगर एक बार इन्फेक्शन म्यूकोजा से होती होती ऊपर सरफेस पे आके आपके उसने बोन को इन्वॉल्व कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमाइलिटिस। अब आप आगे आओगे इंशाल्लाह, ऑर्थोपेडिक्स में भी पढ़ोगे, ईएनटी में भी देखोगे। ऑस्टियोमाइलिटिस की इन्फेक्शन से हम सब लोग बहुत, मेडिसिन और सर्जरी वाले हम बहुत डरते हैं। इसकी रीजन बताओ, कि मैंने शायद आपको पहले ही बताया हुआ है। हम लोग ऑस्टियोमाइलिटिस से बहुत डरते हैं। जैसे आजकल लोग कोरोना से डरे हुए हैं ना, हम लोग रूटीन में कहते हैं ओ ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया यार, ये तो बहुत काम खराब हो गया। व्हाट्स द रीजन? कि मैंने आपको शुरू शुरू के लेक्चर में बताया था, व्हाई ऑस्टियोमाइलिटिस इज डेंजरस। मल्टीपल रीजन आयदा नहीं, और टेल मी दी सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ बोन। सिक्वेस्ट्रेशन तो नेक्रोटिक हो गई, वो तो बोन की डेथ हो गई जब इन्फेक्शन हुई तो। और मुझे बताओ ब्लड सप्लाई क्या है मैक्सिला की, बोन की। बोन ब्लड कैसे लेता है, कैसे जाता है बोन के अंदर ब्लड? अपनी ब्लड की कोई बोन वो ब्लड सप्लाई होती है, अपनी को आर्टेरियल सप्लाई होती है। यानी कहो कि मैक्सिलरी बोन की मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है। यस, न्यूट्रन आर्टरी। बेसिकली पेरियोस्टियम में जो वेसल्स होती हैं वो सप्लाई करती हैं डायरेक्ट उसकी। यस, पेरियोस्टियम, गुड आयशा, पेरियोस्टियम में होती हैं वेसल, डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई बोन में नहीं होती। इसलिए आपने जब दवाइयां देनी है तो जो एंटीबायोटिक्स देनी है उन्होंने ब्लड के थ्रू जाना है। तो क्योंकि इनकी ब्लड की वास्कुलर सप्लाई अच्छी नहीं होती, इसलिए इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग हो जाती है, इन्फेक्शन ठीक नहीं होती जल्दी, क्योंकि एंटीबायोटिक तो खून के थ्रू जाना है। ठीक है, तो इसलिए ऑस्टियोमाइलिटिस अगर आपको देखो कि साइनसाइटिस है, हम इसमें सिर्फ उसकी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं कि कहीं वो ऑस्टियोमाइलिटिस ना बन जाए। उसको फिर एंटीबायोटिक पहुंचानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ऑस्टियोमाइलिटिस भी जो है वो किसी का भी हो सकता है मैक्सिलरी की, लेकिन जो ऑस्टियोमाइलिटिस से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी फ्रंटल के ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे म्यूकोसिस भी फ्रंटल का था, ऑस्टियोमाइलिटिस भी फ्रंटल में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फ्रंटल में ऑस्टियोमाइलिटिस है, जैसे मैं आपको कह रहा था, म्यूकोसिस के अंदर स्कैलप आउटलाइन खत्म हो जाती है, उसकी जो इरेगुलर मार्जिन है वो खराब हो जाता है। इसी तरह जो ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ फ्रंटल बोन है, उसमें ये सामने, जैसे ये देखो बच्चे का, ये सामने की तरफ एक ऐसे सॉफ्ट सी स्वेलिंग अपीयर हो जाती है। ये बोन है, बोन वैसे तो बोन हार्ड होती है ना, लेकिन जब साइनोसाइटिस का मरीज है उसको यहाँ पे ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पे ना नीचे कोई पानी की थैली सी है, सॉफ्ट सी स्वेलिंग है। ठीक है, तो अगर आप फ्रंटल बोन के एरिया को प्रेस करके देखते हैं, वहाँ हार्ड बोन नहीं, एक सॉफ्ट सी स्वेलिंग नजर आती है। और अंदर आपको एक्सरे के अंदर आपको साइनोसाइटिस का एलिमेंट नजर आता है, सॉरी एंडोस्कोपी के अंदर, नाक के अंदर। तो याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ फ्रंटल बोन, जिसका दूसरा नाम है पॉट पफी ट्यूमर। यानी बेसिकली तो सॉफ्ट होना चाहिए, तो हार्ड होनी चाहिए बोन, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी डूजी सी स्वेलिंग आपको मिलती है फ्रंटल के अंदर। तो याद रखना है, पॉट पफी ट्यूमर इज द सेकंड नेम फॉर ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ फ्रंटल बोन। शाबाश, पॉट पफी ट्यूमर। तो पॉट पफी ट्यूमर कुछ नहीं है, बेसिकली ये है, ये फ्रंटल जो बोन है, ठीक है, ये यहाँ पे उसकी इन्फेक्शन हो गई और वो सारी बोन ही सॉफ्ट हो गई उसकी। इतना याद रखो, ये जो फ्रंटल बोन है इसकी इन्फेक्शन हुई,
ठीक है। इसकी इन्फेक्शन की वजह से ये जैसे वो कह रहे थे ना स्क्वेस्टा बन गए, सॉफ्ट हो गए। तो पॉट पफी ट्यूमर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं, फ्रंटल बोन का। ठीक है, तो अभी तक की तीन चीजें, म्यूकोसील कॉमन फ्रंटल साइनस के अंदर, लॉस ऑफ स्कैलप आउटलाइन आएगी, और अगर इन्फेक्शन है बोन की तो पॉट पफी ट्यूमर। और सब में देखो आपने करना क्या है, वही एक्सरे पीएनएस करोगे, सीटी स्कैन करोगे, नेजल एंडोस्कोपी करोगे। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दोगे, एनाल्जेसिक्स दोगे, डीकंजेस्टेंट्स दोगे, नहीं ठीक हो रहे एक्सप्लोर कर दोगे साइनस को। एक्सप्लोरेशन कैसे हो जाती है, साइनसिस राइजर, फेस्ट सारे साइनसिस में एक्सप्लोर हो जाती है, फेस्ट के थ्रू सारे साइनस एक्सप्लोर हो जाते हैं, या नहीं है तो एथमेटेक्टमी के थ्रू या ट्रैक्मेशन, सबकी देखो ट्रीटमेंट एक जैसी है। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि आपने इसको डायग्नोज कैसे करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये दूसरा था। उसके बाद है जी ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस। ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन में क्या है, अब वो जैसे मैंने बताया था, जैसे ये साइनस है, ये है, तो ये साइनस के जैसे ये यहाँ पे ये देखो, ये एथमॉइड से, फ्रंटल से, मैक्सिलरी से, सब की तरफ ऑल अराउंड ऑर्बिट पड़ा हुआ है, ऑर्बिट के अंदर इन्फेक्शन चली जाएगी। ठीक है, अब ऑर्बिट की जो इन्फेक्शन है वो याद रखना है, जो अगेन ट्रीटमेंट वही है जिस तरह मैंने आपको बताया था, डायग्नोज भी उस तरह ही करनी है। मेन चीज है कि उसको आपने डायग्नोज करना है, और आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्बिट में इन्फेक्शन जो गई है, ये सेलुलाइटिस है, ये पेरियोस्टियाइटिस है, ठीक है, कवर्नर साइनस थ्रोम्बोसिस है, उसको डायग्नोज करना है आपने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑल आर सेम, देयर इज नो ग्रेव डिफरेंस। तो ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन में यही हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है कि जो ऑर्बिटल एक सेप्टम होता है, बिल्कुल इंटीरियर लेयर, सबसे सामने वाली लेयर होती है। ठीक है, आपका जो ऑर्बिट है उसके बिल्कुल कंजक्टिवा के बाहर भी एक सेप्टम होता है, जिसको ऑर्बिट जो लेड और कंजक्टिवा के दरमियान एक सेप्टम होता है, कई बार उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, कई बार आपकी पेरियोस्टियम की हो सकती है इन्फेक्शन, कई पेरियोस्टियम से अंदर चली जाएगी तो सब पेरियोस्टियम की हो सकती है। ठीक है, फुल फ्लैज अगर ऑर्बिट के अंदर पूरे इन्फेक्शन स्प्रेड करके सेलुलाइटिस हो सकता है, और कई बार पूरी की पूरी एब्सेस बन सकती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो सकता है इसके अंदर। तो ये इसकी फिगर्स बनी हुई हैं, ये देखो, सबसे पहले ये देखो पेरियोस्टियम में ये नॉर्मल है, सबसे पहले, और बाहर बाहर कंजक्टिवा से बाहर बाहर सिर्फ लिड की स्वेलिंग है, उसको बोलेंगे प्रीसेप्टल एडिमा। ठीक है, सेकंड नंबर पे फिर क्या होगा, सेकंड पे ये होगा, ये सब पेरियोस्टल एब्सेस बन जाएगी, पेरियोस्टियम के जस्ट नीचे गई है। ठीक है, अगर इसको नहीं ट्रीट करोगे तो पूरे आई बॉल के अंदर सेलुलाइटिस हो जाएगा, सेलुलाइटिस में इन्फ्लेमेशन, पूरे आई बॉल के अंदर इन्फ्लेमेशन फैल गई, वो भी ना ट्रीट किया तो पूरी प्रॉपर एब्सेस बन जाएगी, ऑर्बिटल एब्सेस। तो यहाँ तक ऑर्बिट की कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे किसको, हमने ये भी उसने थोड़ी फिगर दी हुई है। ठीक है, ये नॉर्मल है, डिफ्यूज सेलुलाइटिस है, एब्सेस बन सकता है, पेरियोस्टियम में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब मुझे बताओ कि ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सबसे ज्यादा किस साइनस की इन्फेक्शन से होती हैं? जी मरियम, कौन से साइनस से सबसे ज्यादा होती हैं, फ्रंटल से, एथमॉइड से, स्फेनॉइड से, या मैक्सिलरी से? सबसे नजदीक कौन सा ऑर्बिट के सेप्टम? एथमॉइड, गुड, शाबाश। क्योंकि ये जो बाकी है ना, ऊपर देखो, ऊपर जो फ्रंटल है इधर भी थिक बोन है, नीचे मैक्सिलरी है, ये भी थिक बोन है, इतनी जल्दी नहीं जाता, जबकि एथमॉइड और ऑर्बिट के दरमियान बहुत थिन बोन होती है। उस बोन का नाम मुझे बताओ तो मैं आप लोगों को इनाम दूंगा, हमारा मुझे बताएगी उस बोन का क्या नाम है, जो एथमॉइड और ऑर्बिट के दरमियान बोन होती है, थिन बोन। गुड, मायदा छा गया, हमारा छा गया, लेमिना पेपरेशिया, दोनों का भाई इनाम आ गया। अब मुझे खुद बताना कि मैं इनाम कौन सा दोनों को, वेरी गुड, लेमिना पेपरेशिया, एक्सीलेंट बच्चों, छा गए हो तुम, सब छा गए हो, हमारा मायदा, वेरी नाइस मरियम, शाबाश, दिल खुश कर दिया भाई तुम लोगों ने। लेमिना पेपरेशिया तो बड़ी थिन होती है, इसलिए ऑर्बिट में घुस जाती है इन्फेक्शन।
ठीक है। तो प्री सेप्टल एडीमा हो गया, सब पेरियोस्टल एब्सेस होगी, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गया, ऑर्बिटल एब्सेस होगी, कोई भी इंफेक्शन हो सकती है, यूजुअली एथमोइड से जाती है। तो ये आपका बेसिकली प्रेजेंटेशन है। देखो आंख सूज के, नाक भी भरा हुआ है बच्ची का, फ्लू लगा हुआ था। अब फ्लू के बाद अगर मरीज इस तरह की आती है आपके पास कि उसकी आंख सूज गई है, एक्सरे करते हो तो साइनोसाइटिस है, नोज एग्जामिन करते हो तो मिडल मीटर्स भरा पड़ा है, आपको जो डायग्नोसिस होगी कॉम्प्लिकेशन। हाउ विल यू डायग्नोज, तो सारा ये देखो यही आएगा आपको, ठीक है। सिर्फ आता है, अब आपसे पूछेगा कि इस तरह हो गया, इन्फेक्शन चलेगी, ऑर्बिटल आपका स्वेल कर गया, और उसके बाद आप हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, तो अगेन आप करेंगे एक्सरे, एएनएस या सीटी स्कैन या नेजल एंडोस्कोपी करूंगी, ठीक है। और उसके बाद आप उसको हाई डोज में एंटीबायोटिक्स लेनी है, आईसी ओपिनियन लेनी है आपने, और अगर वो नहीं ठीक हो रहा तो एंडोस्कोपी के लिए फिर आपने वो साइनस ट्रेन करना है। बस कितना सा जवाब देना है। अच्छा, उसके बाद कई बार ऑर्बिटल एब्सेस, जो मैं कह रहा था ना, ऑर्बिट से इन्फेक्शन कई बार जा सकती है पीछे, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एक होता है, ये आपको एमसीक्यू आ जाता है। ऑर्बिट के पीछे जो है ना पोस्टीरियरली जाके एक ऑर्बिटल फिशर है, एक ऑर्बिटल एपेक्स है, यहाँ पे होगा। चलो, ये जैसे है ना, ये ऑर्बिट जा रहा है ये पीछे, ठीक है। यहाँ जो जैसे ये वाला एरिया, ये जो मैंने थोड़ा बड़ा किया है, ऑर्बिट के थोड़ा सा पीछे पोस्टीरियरली ना, ऊपर इस पोस्टीरियर सुपीरियरली एक इम्पॉर्टेंट फिशर है, एक केनाल है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट जो ऑर्बिट की नर्व्स हैं वो गुजरती हैं। तो ऑर्बिट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, ऑकुलर मसल्स वाली, नेम बताओ, नाम बताओ उनका, नेम ये दी नर्व, सिक्स्थ है, थर्ड है, मेन थर्ड, फोर्थ, सिक्स, शाबाश, ठीक है। ये सारी नर्व्स पड़ी होती हैं ऑर्बिटल फिशर के ऊपर जाके, ठीक है। तीस, गुड, शाबाश। थर्ड, फोर्थ, सिक्स एब्ड्यूशन, गुड, ठीक है। ट्रॉक्लियर एब्ड्यूशन बिल्कुल सही है। तो ये तीनों नर्व्स अगर इन्वॉल्व हो गई हैं, ठीक है, साइनसेस की इन्फेक्शन थी, आपने देखा लेटरल रेक्टस पॉलिसी भी है, शाबाश आयदा, मिसाल, गुड। लेटरल रेक्टस भी मूव नहीं कर रहा, ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक भी मूव नहीं कर रहा, या बाकी मसल मूव नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि अब जो साइनस की इन्फेक्शन है वो चली गई है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। तो ये आपका एमसीक्यू पूछ लेता है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ की फर्स्ट ब्रांच, ठीक है, यहाँ तक अगर है। अगर वो कहता है जी कि साइनोसाइटिस था और मरीज की तीसरी भी गई, चौथी भी गई, पांचवी की दोनों ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी दोनों गई, छठी भी गई और साथ दूसरी भी गई, ऑप्टिक नर्व भी गई, ठीक है, तो दैट इज दी ऑर्बिटल एपेक्स। इसका मतलब आप इन्फेक्शन ऑर्बिटल एपेक्स तक चलेगी। तो ये दो चीजें भी आपने बेटा याद रखनी है। अगर इन्फेक्शन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी इस तक है तो दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम। यहाँ पे ये सारी नर्व जो मेन आई की सप्लाई करती हैं, ये वाली ऑफ्थेल्मिक ये पांचवी की, ऑक्यूलोमोटर है, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूशन है, ठीक है। तो आपने लिखना है, एमसीक्यू से पूछ लेगा, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो ये सारी नर्व्स इकट्ठी होती हैं, वहां तक इन्फेक्शन चली गई है। और अगर वो कहता है कि साथ सेकंड नर्व भी होगी, ऑप्टिक नर्व भी इन्वॉल्व होगी, तो फिर इसका मतलब है ये ऑर्बिटल एपेक्स तक चली गई, वहां पे ये सारी आई थी ना, तीसरी, चौथी, पांचवी की दोनों डिवीजन्स, ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी, छठी एब्ड्यूसेंट और सेकंड, ठीक है। तो ये तो याद करना है कॉम्प्लिकेशन में, अगर ये आपको देता है वो साइनोसाइटिस था और अब ये नर्व इन्वॉल्व हो गया। इस तरह इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन, ये सिर्फ इनका नाम याद करना है। ड्यूरा के बाहर होगी तो एक्स्ट्रा ड्यूरल है, ड्यूरा के नीचे होगी तो सब ड्यूरल है, ब्रेन में तो ब्रेन है, मेनिंजाइटिस है, इसमें आपने सब में अगेन सेम इन्वेस्टिगेशन है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर है वो है जी कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो व्हाट इज कवर्नस साइनस, कवर्नस साइनस क्या होता है? व्हाट इज कवर्नस साइनस? वीनस साइनस, शाबाश, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है। कवर्नस साइनस होता क्या है?
चलो मुझे इस तरह करके, चलो ये मुझे चलो जवाब बताओ कि एक मरीज है साइनसाइटिस का, कैसे पता चलेगा क्लिनिकली कि इसको कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो गया। जी आयदार मिसाल, क्लिनिकली कैसे पता चल जाएगा। अब मैं कहता हूँ एक मरीज तुम्हारे पास आया है, ठीक है, कीमोसिस होगा, हुआ होगा, लिड्स होगा, शाबाश मरियम। अच्छा मरियम ये बताओ कि अगर लिड सोलन है, कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है या कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। फीवर, ठीक है, फीवर कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में ज़्यादा होता है। हेडेक होगा, शाबाश। अगर नज़ला जुकाम गला खराब है, अब मरीज कहता है कि मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, शाबाश, आंख सूज गई है, तो ये मोस्ट लाइकली कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। कैसे पता चलेगा कि ये कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है या ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, अब ये मुझे बता दो जरा। ठीक है, डिप्लोपिया भी हो गया, शाबाश, ग्रेनुल भी हो गया, शाबाश। हिस्ट्री तो दे दी ना कि साइनसाइटिस की, आयशा। 3, 4, 6 ना, वो तो स्पीड ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम। मुझे सिर्फ ये बताओ कि कैसे पता चलेगा मरीज को नज़ला जुकाम गला खराब है, अब उसकी आंख सूज गई है, सर में दर्द है, उल्टियाँ आ रही हैं, अब मुझे, शाबाश आयशा, वेरी गुड, शाह आयशा। कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस देखो ये सेंटर में पड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसमें हमेशा बाईलेटरल स्वेलिंग होगी। अगर दोनों आंखें सूज गई हैं नज़ला जुकाम गला खराब के बाद, साइनसाइटिस के बाद, शाबाश, तो दैट इज द कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। और अगर एक सूजी हुई है, इसका मतलब है कि अभी सिर्फ एक एथमाइड साइनस में डिजीज थी और वो घुस गई है ऑर्बिट के अंदर, उसने ऑर्बिटल सेलुलाइटिस टाइप में। अगर दोनों आंखें अचानक से मरीज को नज़ला जुकाम हुआ, साइनस एक्सरे कराया, साइनसाइटिस से दोनों आंखें सूज गई, ठीक है, तो याद रखना है स्पेलिंग ऑफ बोथ आईलिड्स, शाबाश, ठीक है। फाइनली हम डायग्नोस CT-MR में करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो डेंजरस एरिया ऑफ फेस है, कोई भी हो सकता है वो, उससे इंफेक्शन जा सकती है इनटू दी कवर्नस साइनस, ये कवर्नस साइनस बना हुआ, ठीक है। ये डेंजरस एरिया ऑफ फेस है, यानी नाक और ऊपर वाले होंठ तक, इसकी इंफेक्शन यूजुअली, ये डेंजरस एरिया है। क्यों डेंजरस एरिया कहते हैं, यहाँ पे जो ऑफ्थेल्मिक ड्रेन है वो ड्रेन करती है कवर्नस साइनस के अंदर। ये देखो ये वेन जो है ये ड्रेन कर रही है कवर्नस साइनस के अंदर, ठीक है। तो इन्फेक्शन फौरन जो है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस फौरन जो है, ये देखो ये आपका वेन्स के थ्रू पीछे ये कवर्नस साइनस में जा सकता है। तो कवर्नस साइनस में चला जाएगा तो उधर फिर क्या चीजें हैं, एक तो इम्पोर्टेंट सारी जो उसकी बाउंड्री के अंदर वो नर्व्स पड़ी हुई हैं, ये 3, 4, 6 नर्व जो कह रहे हो, ठीक है, तो वो नर्व्स इन्वॉल्व हो जाएंगी और साथ आपका ऑर्बिट इन्वॉल्व हो जाएगी। देखो सब ऑर्बिट की जो वेन्स हैं, वेस्कुलर ड्रेनेज है, वो सारी कवर्नस साइनस में जाएंगी, ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो दोनों, अगर मरीज को फ्लू लगा हुआ था, नाक बंद था, सर में दर्द थी हल्की फुल्की, सर में दर्द ज्यादा हो गई, बुखार होना शुरू हो गया, उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, दो दो नजर आने शुरू हो गए, दोनों आंखें सूज गई, ठीक है, या इवन मरीज के अपर लिप के ऊपर एक बॉयल बना हुआ था, अब उसकी दोनों आंखें सूज गई हैं, सर में दर्द है, या नाक पे दाना बना हुआ था, तो याद रखना ये बॉयल नोज, साइनसाइटिस, मास्टार्डाइटिस, एथमाइडाइटिस, ये सब इसकी जो वेन्स हैं वो ड्रेन करती हैं कवर्नस साइनस के अंदर। तो अगर कवर्नस साइनस में वो चला जाएगा तो फीवर तेज हो जाएगा, बुखार होगा, सर में दर्द होगी, उल्टियाँ आएंगी और दोनों आंखें सूज जाएंगी, ठीक है। और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में सिर्फ एक आंख सूजेगी। डायग्नोसिस अगेन आपने CT स्कैन कराना है या MRI कराना है, ठीक है, क्योंकि साथ थ्रोम्बोसिस है इसलिए ब्लीडिंग प्रोफाइल भी करवा लेना। थ्रोम्बोसिस एक नाम इसका आ रहा है, इन्फ्लेमेशन है, जैसे ये तो कोरोना में कह रहे हैं ना कि थ्रोम्बोसिस हो जाता है, इसी तरह इसमें भी थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो आपने उसके लिए जो अपना ब्लीडिंग प्रोफाइल है वो करवाना है, शाबाश, ब्लड कल्चर करवाना है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और हाई डोज आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है, और अगर देना चाहें तो ब्लड थेरेपी दे सकते हैं। तो कवर्नस साइनस तो नहीं बेटा किसी को भूलेगा, ठीक है। तो रूटीन में जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है वो सिर्फ साइनस से जाता है,
और कवर्नस साइनस पूरे ईएनटी में किसी भी इंफेक्शन वेन्स के थ्रू जा सकता है, ऑफ्थेल्मिक वेन, फेरिंजियल वेन्स, ठीक है, जा सकता है। क्लिनिकल फीचर, अचानक बुखार, आंखें दोनों सूजियां होंगी, ठीक है, और साथ नर्व इन्वॉल्वमेंट आ रही है। डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, एंटीबॉडीज, ब्लड कल्चर और आपने फोकस, ठीक है, या स्टीरॉइड्स भी देने हैं। स्टीरॉइड्स क्यों देने हैं? चलो मुझे बताओ, मिसाल ने बड़ा अच्छा कहा कि स्टीरॉइड्स भी देने हैं। हम कहते हैं स्टीरॉइड से और इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाती है, इसमें स्टीरॉइड्स क्यों देने हैं? गुड आंसर को मुझे बच्चा दे। व्हाई टू गिव स्टीरॉइड्स? शाबाश, स्टीरॉइड्स भी देने हैं, मैं भी कहता हूँ देने हैं। ठीक है, तो ये टेबल आप लोगों ने याद रखना है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ओन एथमोइड साइनस से जाता है, कवर्नस कहीं से भी जा सकता है। ऑनसेट जो है इसकी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की स्लो होती है, कवर्नस की एकदम तेज बुखार सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में एक आंख सूजती है, कवर्नस में दोनों आंखें सूजती हैं। नर्व जो है वो कवर्नस के अंदर, और वो उसमें वन बाय वन जाती है, ऑर्बिटल में सारी इकट्ठी चली जाती है, लेकिन लिटरलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन आई एंड बोथ आई, ठीक है, ये याद रखना है। हाँ जी बताओ, कि स्टीरॉइड्स क्यों देने हैं? टेल मी व्हाई टू गिव दी स्टीरॉइड्स। पिट्यूटरी इंसफिशिएंसी नो, एड्रेनल क्राइसिस नो, मायदा, ये तो बहुत आगे तुम चली गई। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, शाबाश, हाँ। एडीमा, एंटी इन्फ्लेमेटरी, बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है ताकि एडीमा ना हो। यस, ब्रेन एडीमा ना हो जाए। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसलिए देने हैं, लाइफ सेविंग, क्योंकि कवर्नस साइनस में चला गया, इसका मतलब है कि ये अब आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ब्रेन में जा सकता है। तो एडीमा और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है ना, तो आपने बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी ताकि सोजिश कम रहे। वहाँ आपको एंटीबायोटिक्स भी देनी है, लेकिन आपने साथ साथ एडीमा को भी कम करना है। जैसे भी ये इसका लेटेस्ट आया कि कोरोना के अंदर आप इन्फ्लेमेशन जो है उसकी वजह से ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, तो अब आपने एंड स्टेज पे क्या कहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी है, तो स्टीरॉइड्स देने होते हैं, ठीक है। तो जब भी याद रखना, नर्व्स का प्रॉब्लम हो जाए या ब्रेन का प्रॉब्लम हो जाए, तो नर्व्स के अंदर या ब्रेन के अंदर आपको ये एंटी इन्फ्लेमेटरी देने पड़ते हैं ताकि इरिवर्सिबल डैमेज ना हो जाए। गुड मरियम, मायदा, आयदा, नूरुल खुदा, मरियम, मिसाल, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। अब लास्ट टॉपिक है जी पीएनएस का, वो है जी ट्यूमर्स। ट्यूमर्स भी बेसिकली आपने दो याद रखने हैं। अब ये बुक ने छोटा सा दिया हुआ ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटा इन्वर्टेड, शाबाश फायदा, तुम लोगों को तो याद है, तुम लोगों को चीज़ें। एक इन्वर्टेड पेपिलोमा, एक मैक्सिलरी कार्सिनोमा, ये दो ट्यूमर जो हैं, दो कैंसर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इसके अंदर। चलो अब इन्वर्टेड पेपिलोमा के मुझे आंसर देना शुरू करो। इन्वर्टेड पेपिलोमा को इन्वर्टेड पेपिलोमा क्यों कहते हैं? इन्वर्टेड पेपिलोमा, इन्वर्टेड ग्रोथ, शाबाश, टुवर्ड्स द अंडरलाइन स्टोन, ठीक है। आम ही ग्रोथ होगी, इन्वर्टेड वजह से ये पड़ा हुआ है नेजल मैस, ठीक है, आम ही ट्यूमर होगा। लेकिन जब इस ट्यूमर को बायोप्सी करोगे, हिस्टोपैथोलॉजी करोगे, तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था ट्यूमर क्या होता है, या वो अल्सर की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, या सरफेस से प्रोलिफरेट करता है, ठीक है, सरफेस पे ग्रो करता है।
लेकिन ये क्या करता है, ये जो ट्यूमर है ये इनवर्ड ग्रो करता है, लेटरल वॉल ऑफ नोज से निकलता है और मैक्सिलरी एंटर में घुसता है, अंदर की तरफ जाता है, डीप टुवर्ड्स स्ट्रोमा ऐसी ग्रोथ होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड पेपिलोमा। ये मेल्स में होता है या फीमेल्स में होता है? शाबाश शाबाश आ गया, एक्सक्लूसिवली इन मेल, गुड, शाबाश, ये मर्दों में होता है, ठीक है। जैसे हमें ट्रॉफिक राइनाइटिस किसी पे पढ़ रहे थे वो फीमेल में होता है, ये एक्सक्लूसिवली मेल की बीमारी है। तो इसके 5 ही पॉइंट हैं, जिसने इसको डायग्नोज कर लिए 5 नंबर, सीधे सीधे 5 नंबर होते हैं। इसको इन्वर्टेड इसलिए कहते हैं कि अंडरलाइन ग्रो करता है, मर्दों में होता है, जिसकी एग्जैक्ट etiology नहीं पता, लेटरल वॉल से निकलता है या सेप्टम से निकलता है ट्यूमर, ये लेटरल वॉल से, शाबाश, हमेशा लेटरल वॉल से निकलेगा। लेटरल वॉल का ट्यूमर मेल के अंदर इनवर्ड ग्रो कर रहा है बायोप्सी में, यूनिलेटरल, याद रखना है कि दिस इज इन्वर्टेड पेपिलोमा। सिंपल पॉलिप के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। डायग्नोज कैसे करेंगे बेटा, व्हाट इज द डायग्नोसिस? सीटी स्कैन और एमआरआई, ठीक है, सीटी स्कैन एमआरआई, और सबसे बेस्ट मैं कहूँ, सबसे बेस्ट मोडेलिटी बताओ, बायोप्सी, गुड 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 गुड, शाबाश हमारा आयदा मायदा, वेरी नाइस, बायोप्सी करेंगे इसकी, तो वो इनवर्ड ग्रोथ नजर आएगी इसकी, ठीक है, बायोप्सी करेंगे। ट्रीटमेंट, व्हाट इज द मिनिमम ट्रीटमेंट? याद रखना, क्योंकि ये इनवर्ड ग्रो कर रहा है, इसलिए सर्जिकल, शाबाश, मीडियल मैक्सिलेक्टमी या लेटरल रेनोटोमी, जो पूरी लेटरल वॉल ऑफ नोज है वो आपने उड़ा देनी, क्योंकि ये इनवर्ड ग्रो करता है, ठीक है। लेटरल रेनोटोमी या मीडियल मैक्सिलेक्टमी, शाबाश, एक ही बात है। लेटरल रेनोटोमी में लेटरल जो नाक की वॉल है वो मीडियल वॉल ऑफ मैक्सिला बनाती है। अपने अपने मुंह के ऊपर देखो, जो नाक से बाहर वाली दीवार है उसके जो लेटरली है वो मैक्सिला है, ठीक है। तो मैक्सिला की मीडियल वॉल या नाक की लेटरल वॉल वो एक ही वॉल है, वो आपने पूरी की पूरी उड़ा देनी, शाबाश। ठीक है, इन्वर्टेड पेपिलोमा हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, जो ऑस्टियोमा है वो किस बोन का ज्यादा कॉमन है? ऑस्टियोमा किससे पहले पढ़ना, फ्रंटल का, शाबाश। म्यूकोसिल किसका कॉमन है आयशा? म्यूकोसिल फ्रंटल का, शाबाश। ऑस्टियोमा ही फ्रंटल का, म्यूकोसिल फ्रंटल का, शाबाश, ये भी याद रखना। अच्छा, नोज का हेमेंजियोमा किस वॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेप्टम से या लेटरल वॉल से या रूफ से या फ्लोर से? ये हेमेंजियोमा नोज है सेप्टम से, शाबाश, वेरी गुड। जो लड़की लास्ट टाइम पूछ रही थी, सेप्टम से इसलिए याद रखो कि लिटल्स एरिया जो काइजल बैक फ्लेक्सिस एपिसेक्स वाला है वो सेप्टम से आता है, शाबाश, हेमेंजियोमा हो गया, ठीक है, गुड गुड बच्चों, वेरी नाइस। ठीक है, ये था। बहुत छोटे बच्चों के अंदर याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर बहुत छोटा बच्चा है उसमें पॉलिप है तो सबसे पहले आपने एंसेफेलोसील सोचनी है, पॉलिप नहीं सोचना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये देखो फ्रंटल का ऑस्टियोमा, ये फ्रंटल साइनस है। ऑस्टियोमा क्योंकि बोन कितना होता है, बोन जो है वो उसमें कैल्शियम बहुत होती है इसलिए वाइट नजर आती है, ठीक है, एयर ब्लैक बोन, ठीक है, आपका ये नजर आ रहा है, ऑस्टियोमा इज फ्रंटल बोन। अब है जी मेलिग्नेंट, लास्ट टॉपिक है जी मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, पैरनल सेंसेस। इसमें भी 3-4 चीजें बस तुम लोगों को याद रखनी है। लास्ट टाइम वैसे क्वेश्चन आ गया था मैक्सिलरी कैंसर, हम ये पढ़ाते थे कि मैक्सिलरी कैंसर इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो अगर सवाल आ भी गया ना कैंसर पे, उसका जवाब बड़ा ही आसान होगा। क्या जवाब होगा? वो कहेगा आप डायग्नोज कैसे करोगे, ठीक है, डायग्नोज आपने करना है सीटी स्कैन या एमआरआई के, टेस्ट कराना सीटी स्कैन एमआरआई या बायोप्सी पे। ट्रीटमेंट क्या करनी है, कुछ नहीं आता, लिख तो सर्जिकल एक्सिजन फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, बस ये लिख दिया तो वो पास हो गया।
लेकिन सवाल मुश्किल, उसको डायग्नोज करना लोगों को मुश्किल हो गया। ठीक है, तो आपको अगर मुश्किल सवाल किया तो याद रखना ट्यूमर, बड़े कैंसर, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, मिलिग्नेंट ऑफ दो पैरानेजल साइनसेस इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसमें एमसीक्यू आता है, ये याद रखना है। एक है एथमोइड का कैंसर, वो याद रखना है जो लकड़ी का काम करते हैं। ये देखो फर्नीचर इंडस्ट्री, ये एमसीक्यू पूछ लेता है क्योंकि कॉमन है ये। जो लकड़ी की इंडस्ट्री में काम करते हैं, लकड़ी का फर्नीचर का काम करते हैं, उनमें एथमोइड का कैंसर कॉमन होता है। शाबाश मिसाल। ठीक है, कारपेंटर बिल्कुल ठीक है। तो वुड में कोई ऐसा चीज है जो एथमोइड का कैंसर करती है। ठीक है, नंबर एक। हाँ, और एथम वैसे ईएनटी में कौन सा कॉमन ज्यादा है कैंसर है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या एडिनो कार्सिनोमा? स्क्वेमस, गुड, शाबाश। लेकिन जो एथमोइड में है वो एडिनो कार्सिनोमा। तो अब याद रखना, जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है, उनके अंदर एथमोइड का कैंसर, वो भी एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वेमस नहीं, वो कॉमन होता है। आपको एमसीक्यू में सिर्फ इतना पूछ लेता है। शाबाश, हमारा स्क्वेमस सेल, स्क्वेमस सेल, स्क्वेमस। ठीक है, तो वुड और फर्नीचर इंडस्ट्री, एथमोइड का एडिनोकार्सिनोमा, ये आपने एक एमसीक्यू याद कर। इसी तरह निकल, क्रोमियम, लेदर, मस्टर्ड गैस, ठीक है, इनमें जो काम करते हैं उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉमन होता है, वो भी मैक्सिला का। ये दूसरा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। शाबाश हमारा, वेरी गुड, गुड। ठीक है, ये दूसरा एमसीक्यू है। लकड़ी के काम करने वालों में एथमोइड का एडिनो कार्सिनोमा, निकल क्रोमियम में मैक्सिलरी साइनस का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, दो चीजें याद हो गई। तो ये देखो इसके इंपॉर्टेंट, रिमेंबर फर्नीचर इंडस्ट्री, एथमोइड एडिनो कार्सिनोमा, निकल क्रोमियम मैक्सिलरी। ये आपने एक तो चीज याद है। हिस्ट्री देगा, एक बंदा है, मजदूर है, निकल की फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, उसके नाक में से कभी कभी खून आता है। आपने नाक को एग्जामिन किया तो एक ग्रोथ है जो नाक के लेटरल वॉल से आ रही है, उसको जब टच करते हैं तो ब्लीड टू टच है। ठीक है, आप इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? और बंदा है कि 60 साल का। तो ओल्ड एज में अगर नाक के अंदर ग्रोथ है और वो ब्लीड कर रही है, तो सबसे पहले जो आप डायग्नोसिस दोगे वो आप दोगे, और वो कर भी निकल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है। इसी तरह उसने पिछली बार दिया ये करके, अब मैच था, अब उसमें आप जो है ना, उसने क्योंकि निकल इंडस्ट्री उसने दे दी उसके अंदर। ठीक है, उसको उसने कहा जी इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं था डायग्नोसिस में, कहना था जी कि मैं सीटी स्कैन कराऊंगी, सीटी स्कैन नोट किए ना, टेस्ट प्रोटोकॉल, और साथ में उसकी बायोप्सी ले लूंगी। ये उसने आगे 1 नंबर डायग्नोसिस का, तो उसने ये इन्वेस्टिगेशन किया। 2 नंबर उसने कहा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या लिखना था जी? लिखना था कि डिपेंडिंग अपॉन स्टेजिंग ऑफ द डिजीज आई विल गो फॉर द सर्जरी। तो मिनिमम सर्जरी क्या है? टोटल मैक्सिलेक्टमी, कैंसर की मिनिमम सर्जरी, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ये 4 लफ्ज लिख के तो ये पूरा का पूरा सवाल पास, और बच्चे परेशान, सर थोड़ी स्पीड आहिस्ता। अच्छा जी बात है, ठीक है, दोबारा मैं आता हूँ। ठीक है, दोबारा आता हूँ। आज मैं थोड़ा ज़रा सांस मेरा बेहतर है इसलिए इसलिए शायद। ठीक है, ठीक है, दोबारा मैं बताता हूँ। मैं ये बता रहा था, हम पढ़े थे पैरानेजल साइनसिस। पैरानेजल साइनसिस के अंदर मैंने आपको बताया जो ट्यूमर हैं बिनाइन, वो 2 इंपॉर्टेंट है, 3 बल्कि इंपॉर्टेंट है। एक जो बिनाइन ट्यूमर है वो है जी ऑस्टियोमा। अब मुझे बताओ मायदा, ऑस्टियोमा किस साइनस से सबसे ज्यादा निकलता है? किस साइनस का सबसे कॉमन बिनाइन ट्यूमर है? चलो बताओ मायदा। फ्रंटल का, शाबाश, एक बात हो। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा बिनाइन ट्यूमर, अगर सपोज मैं ये कहता हूं कि 3 महीने का बच्चा है, उसके नाक में एक ट्यूमर पड़ा हुआ है, बिल्कुल पॉलिप की तरह का, पेल सा, ग्रे सा एक पड़ा हुआ, 3 महीने का बच्चा है, ये मोस्ट लाइकली कौन सा ट्यूमर है? नाम बताओ इसका।
3 महीने के बच्चे में कौन सी म्यूकोसील है? मिसाल गोंगिया नहीं मारने, शाबाश मरियम, मेनिंगोएन्सेफेलोसील। उसके कोई स्कल बेस का डिफेक्ट था जिसकी वजह से मेनिंजेस और ब्रेन का टिश्यू नीचे दिमाग से नीचे नाक में आ रहा है और वो दिखाई ऐसे दे रहा है जैसे ट्यूमर है। तो बहुत छोटे बच्चों में अगर नाक में कोई ग्रोथ या मैस होगी तो याद रखना है कि वो बेसिकली दिमाग और मेनिंजेस आ गई है नीचे नाक में ड्यू टू डिफेक्ट इन दी स्कल बेस, मेनिंगोएन्सेफेलोसील। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात हमने जो पढ़ी वो ये पढ़ी कि जो हेमेंजियोमा है, वॉस्कुलर ट्यूमर है, वो नोज और पैरानेजल साइनसेस में सबसे कॉमन कहाँ से होता है? लेटरल वॉल से, रूफ से, फ्लोर से, सेप्टम से। शाबाश माइक। सेप्टम पे मैंने बताया था 4 वेसल्स पड़ी होती हैं, 4 वेसल्स का गुच्छा होता है। शाबाश, ठीक है। तो लिटल एरिया बनाते हैं, वहां से एक आधा जो है ना वेसल ग्रो करके तो ट्यूमर बना देती है जिसको हेमेंजियोमा बोलते हैं। 3 बातें हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? कौन सी गैरी सस्ती रास्ता करें, किसने बोला था? यहाँ तक आ गई? आगे चलें? शाबाश। अब हम आ जाते हैं जी इंटरमीडिएट या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में। इंटरमीडिएट में हम पढ़ रहे थे इन्वर्टेड पेपिलोमा। इन क्योंकि बेसिकली इसमें जो रूटीन में कैंसर है वो ग्रो करता है टुवर्ड्स द सरफेस, ठीक है। इसमें क्या करता है? टुवर्ड्स द डीपर टिश्यू ग्रो करता है, इनवर्ट ग्रोथ होती है, इसलिए इसको कहते हैं इन्वर्टेड पेपिलोमा, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है, ये हमेशा कुछ जैसे बीमारियां हैं वो कुछ बीमारियां जो फीमेल में कॉमन है, कुछ मेल में। इन्वर्टेड याद रखना है, ये क्या काउंट होगा, नजर नहीं आया। इन्वर्टेड पेपिलोमा हमेशा मेल में होता है। इन्वर्टेड पेपिलोमा हमेशा लेटरल वॉल ऑफ नोज से निकलता है। इन्वर्टेड पेपिलोमा कई बार पॉलिप की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। शाबाश। इन्वर्टेड पेपिलोमा में इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सीटी स्कैन करते हैं और बायोप्सी करते हैं। शाबाश। और ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो ये बुक में, ठीक है। इन्वर्टेड पेपिलोमा, तो दिस वाज ए इंटरमीडिएट ट्यूमर। और यही याद रखो, ये इन्वर्टेड पेपिलोमा जाके मैक्सिलरी कार्सिनोमा बन जाता है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? ये जो इन्वर्टेड पेपिलोमा है यही आगे जाके आपका मैक्सिलरी कार्सिनोमा भी बन जाता है, ठीक है। चौथी चीज हो गई। अब लास्ट हम पढ़े थे कैंसर। कैंसर में भी मैं बता रहा था कैंसर को डायग्नोज करने के 2 तरीके हैं। जो कैंसर भी ना कॉमन है दो, इसके अंदर 2 प्रोफेशंस के अंदर, जो जो लकड़ी का काम करते हैं उनके अंदर एथमॉइड का कैंसर कॉमन है, वो भी एडिनोकार्सिनोमा। और जो निकल, क्रोमियम और लेदर की फैक्ट्रियों में काम करते हैं उसके अंदर मैक्सिलरी कार्सिनोमा स्क्वेमस ज्यादा कॉमन है। शाबाश, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने। अब मैं आपको दे रहा था लास्ट टाइम जो सवाल आया था ना, सवाल ऐसे आया, नाक में से उसको कभी कभी खून आता है। आपने नाक को एग्जामिन किया तो आपको नाक में ग्रोथ नजर आई, ठीक है, वो ग्रोथ नजर आई। अब 60 साल के बाबा जी के अंदर नाक से खून आ रहा है और ग्रोथ नजर आ रही है, तो सबसे पहले आप मेनिंगोएन्सेफेलोसील सोचेंगे, या आप इसमें एलर्जिक पॉलिप सोचेंगे, या आप एंट्रोकॉनल पॉलिप सोचेंगे, या आप एंजियोफाइब्रोमा सोचेंगे, या कैंसर सोचेंगे? कैंसर सोचेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, कैंसर सोचेंगे। 60 साल
कि डायग्नोसिस क्या है। अब सब इतने से परेशान हो गए कि सर ये पता नहीं इन्वर्टेड था। आपने इन्वर्टेड नहीं लिखना, आप इन्वर्टेड कब लिखेंगे, अब आपके लिए क्या कि इन्वर्टेड पेपिलोमा कब लिखें। अगर वो कहता है कि ऑन बायोप्सी द ट्यूमर इज ग्रोइंग इनटू द डीपर स्ट्रोमा, फिर आपने इन्वर्टेड पेपिलोमा लिखना है, वरना आपने नहीं लिखना इन्वर्टेड, वरना आप कैंसर ही लिखेंगे, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको वो दे देता उसके बाद वो कहेगा जी ये आ गया, आप उसको डायग्नोज कैसे करेंगे। सारे कैंसरों में डायग्नोसिस मैंने आपको बता दिया, सीटी स्कैन, एमआरआई और बायोप्सी करनी है और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि सर्जरी करनी है। ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि कैंसर है, कैंसर में रेडिकल सर्जरी करते हैं, तो इसमें जो इसके अंदर रेडिकल सर्जरी है वो आप मैक्सिलेक्टमी करते हैं और फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करते हैं। ये 5 लफ्ज लिखने थे तो आपका पूरा का पूरा सवाल इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। नाक में पहले ग्रोथ होती है, फिर वो स्प्रेड करती है, ऑर्बिट में चले, कैंसर है ऑर्बिट में भी चला जाएगा, ब्रेन में भी चला जाएगा, दांतों में भी आ जाएगा, मुंह में भी आ जाएगा, ये लोग स्प्रेड करता जाएगा इसमें। ये जैसे ये ऑर्बिट में जाएगा, नोज में जाएगा, मुंह में आएगा, हर तरफ स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, कैंसर बिकॉज इट्स कैंसर। तो ये सीटी स्कैन बायोप्सी का, ठीक है। एंडोस्कोपी क्लासिफिकेशन ये आपसे पूछता नहीं, वो देख लेना बस। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दो ये इमेजिन लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक है कि जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स हैं मैक्सिलरी साइनस के, उसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है ब्रेन है और ऑर्बिट, इसलिए अगर ऊपर का ट्यूमर है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो दिमाग की तरफ चला जाएगा। नीचे दांतों की तरफ वाला उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। तो ये आप केमिस्ट्री के पूछ लेता है, इसमें ज्यादा नहीं पूछता, क्योंकि बेसिकली इसको डायग्नोज कैसे इस तरह इसमें दो इमेजिन लाइन लगाई, जो तो मैक्सिलरी एंट्रम के ऊपर है वो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑर्बिटल ब्रेन है। जो नीचे वाले स्ट्रक्चर्स हैं अगर वहाँ का ट्यूमर है तो उसका प्रोग्नोसिस बेहतर होगा। बस यही करना है। तो ट्रीटमेंट बेस्ट है जी, आपने सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी।